जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ 10 चैनल पर। तो चलिए मैथ 10 चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित। कक्षा 10 का गणित शुरू कर रहे हैं। आज पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो पहली क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा उद्देश्य है, हमारा एम है, वो है कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ पढ़े, ठीक है, वो हर बच्चा कक्षा 10 का टॉपर बने। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टार में बनाया गया है 100% टॉपर्स। ठीक है, वो बच्चा स्टार की तरह चमके। ठीक है, देखिए कक्षा 9 तक आपके नंबर कितने भी आए हों, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, पर लेकिन कक्षा 10 में यदि आप टॉपर्स बनेंगे तो वो मायने अवश्य रखेंगे। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ क्लास की शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं, ठीक है, दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो कक्षा 9 में आप प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। ठीक है, जो बच्चे प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं नहीं जानते हैं, जो कक्षा 9 तक बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो वो भी बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे प्रीमेय संख्या क्या होता है, ठीक है, और अप्रीमेय संख्या क्या होता है। तो प्रीमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। p बटे क्यों के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में। p बटे क्यों, जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्रीमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखें, यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्याएं अंश एवं हर के रूप में लिखी जा सके वे सभी संख्याएं प्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ अंश एवं हर दोनों संख्याएं पूर्णांक होती हैं एवं प्रीमेय संख्या का हर शून्य के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए ये जो p बटे क्यों है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है अंश एवं हर दोनों संख्याएं पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक होती हैं। और यहाँ पर देखिए हर शून्य के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए हर में यहाँ पर क्यों है, तो क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अप्रीमेय संख्या समझेंगे। ठीक है, तो अप्रीमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो प्रीमेय नहीं है। ठीक है, अर्थात यानी कि जो p बटे क्यों के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, वो अप्रीमेय संख्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट पेज पर इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या। ठीक है, ये सभी संख्याएं आप कक्षा 9 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिसको इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे भी। ठीक है, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, आगे अनंत तक इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जितनी भी संख्या है इनको भी हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 बटा 1, 2 बटा 1, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी क्या है, p बटे क्यों के रूप में लिखी जा सकती है, ये प्रीमेय संख्याएं हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो जाता है, 0, 1, 2, 3 इसी प्रकार आगे भी। ठीक है, देखिए 0 को भी हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, 0 बटा 1, 0 बटा 4, ठीक है, इस प्रकार से। 0 हर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऊपर आ सकता है, अंश में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या, ठीक है, माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, 0, इसके बाद 1, 2, 3, 4 आगे भी, और इसी प्रकार माइनस वाली संख्या -1, -2, -3 आगे भी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये भी सब प्रीमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। यहाँ पर देखिए जो ये माइनस वाली संख्याएं हैं इनको भी अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे -3 बटा 1, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद भिन्न वाली संख्याएं, तो आप भिन्न वाली संख्या भी पहले से जानते हैं, जैसे 22 बटा 7, 22 बटा 7, 3 बटा 4, ये इस प्रकार की सभी संख्याएं ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है,
इसके बाद दशमलव संख्या, ठीक है। इसमें जो दशमलव संख्या होती है शांत दशमलव संख्या है, ठीक है, प्रीमय संख्या के अंतर्गत आती है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि 1.5, 1.333, ठीक है, जो इस प्रकार से आगे चलती जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रीमय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। कुछ दशमलव संख्याएं कभी रुकती नहीं, आगे तक चलती रहती हैं, वो अप्रीमय संख्या में आती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1.101, 201, फिर 301, ठीक है, इस प्रकार की संख्या है, ठीक है। ये कभी भी समाप्त नहीं होती और इसी प्रकार से आगे भी बढ़ती रहती हैं, ठीक है। और इसमें अप्रीमय संख्याओं में रूट वाली संख्याएं भी आती हैं, जैसे कि √2, √3, √5, ठीक है। ये वाली संख्या है जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती, इस प्रकार की संख्या, ठीक है, वो अप्रीमय संख्याओं में आती हैं, ठीक है। जो भी अभाज्य संख्या है रूट में यदि आपको दिखाई दे, वो सब अप्रीमय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे पाई है, पाई भी अप्रीमय संख्या है, पाई अप्रीमय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं, जितनी भी ये संख्याएं आपने पढ़ी हैं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी संख्या आपने अभी तक पढ़ी है, कक्षा 9 तक आप यही सब संख्याएं पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं, ये सभी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इनको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे यहाँ पर, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर बीच में लेंगे 0, बराबर दूरी पर इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। जीरो, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये इधर भी आगे इस प्रकार बढ़ती जाती हैं और इधर भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए 1 और 2 के बीच में, यहाँ पर यदि हम बिंदु लें, ठीक है, 1.5, ठीक है, 1.5 आ जाएगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। और यदि √2, ठीक है, √2 आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर √2 भी होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और दशमलव वाली संख्याएं बहुत सारी, ठीक है, वो सब इसी प्रकार इनके बीच में होती है। माइनस वाली संख्याएं, ठीक है, माइनस वाला यहाँ पर इसके बीच में होती हैं। तो ये सभी संख्याएं, जितनी भी आपने संख्याएं अभी तक पढ़ी हैं, वो सब संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, ठीक है। और ये सभी संख्याएं डेली यूज में होती हैं, ठीक है, डेली हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहीं पर भी कुछ भी सामान लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, या कोई भी वजन करते हैं, जैसे 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, तो पॉइंट में आता है, ठीक है। जैसे कि 2 किलो 700 ग्राम, ठीक है, इस प्रकार से। और जैसे बोल देते हैं आपकी 2.25 किलो, ठीक है, 2 से ही 3/4, ठीक है, इस प्रकार से। इसमें भिन्न भी है और ये पूर्णांक भी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और जो वास्तविक नहीं होती है, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं उनको, वो आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा 10 में वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। तो ये इधर धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, भाज्य और अभाज्य संख्याएं आप पहले से जानते हैं, यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4, इसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, इस प्रकार से आगे भी, ठीक है।
जो संख्या एक और समम के अलावा और अन्य संख्या से भी कटती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और ए भाज्य संख्या, तो ए भाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, ठीक है, इसके बाद फिर होता है 17, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या होती हैं, ये केवल एक और अपने से, ठीक है, समम से ही कटती हैं और किसी अन्य संख्या से नहीं कटती, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसमें दिया गया प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को समझिए, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है। तो भाज्य संख्या ये है जैसे 4, 6, 8, 9, ठीक है, इन सबको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पर इस प्रकार से समझेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भाज्य संख्याएं और यहाँ पर अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनफल लिखेंगे इनका, ठीक है। देखिए पहली संख्या भाज्य होती है 4, इसके बाद 6, 8, 9, 10, ठीक है। यदि 4 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, ठीक है, इस प्रकार से। और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भाज्य संख्या है और ये 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और यहाँ पर देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, ठीक है। तो देखिए ये अभाज्य है और ये भाज्य है। इसी प्रकार से 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, ठीक है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है वो हमें सिखाती है जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं उनको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनमें हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम समझेंगे। एचसीएफ क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समाप्तवर्तक, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर, ठीक है। तो देखिए ये एचसीएफ होता है 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सही से नहीं चमक रहा होगा, इसमें मिस्टेक है। तो यह है जिससे, ठीक है, जिससे वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 4, 8, 12 का महत्तम समाप्तवर्तक 4 है, ठीक है, यानी कि 4 से ये सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस संख्या से, जिस बड़ी से बड़ी संख्या से दी गई संख्याएं पूरी विभाजित हो जाए तो वो उन संख्याओं का एचसीएफ होता है, ठीक है। और एलसीएम, एलसीएम को देखें यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समाप्तवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं से जो संख्या सबसे छोटी विभाजित हो जाएगी तो वो इन संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझेंगे। चलिए देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। तो किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं ये देखिए यहाँ पर दिया है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, एचसीएफ यह संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, इनके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करके फिर वो देखेंगे इसमें जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उनकी सबसे छोटी घात लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि 120 और 180, ठीक है। तो 120 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 120। सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 30, फिर 2 से काट लेंगे 15, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा इस बार, 3 से कटेगा,
3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 से काट लेंगे, 5 गेन 5, ठीक है। तो देखिए ये जो इसके गुणनखंड आए हैं इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 3 बार है, इसके बाद 3 और 5, ठीक है। तो इसी प्रकार से 180 के भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 180 के यहाँ पर निकाल लेंगे। 180 2 से विभाजित करेंगे, 2 9 18, 0 आ जाएगा। फिर 2 से 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब ये 45 आ गया है, 3 से कटेगा, 15 या 45 होता है, 15 बार कट जाएगा 3 से। इसके बाद ये फिर 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 गेन 5। तो 2 2 बार आया है यहाँ पर, 2 गुना 2 और 2 बार ही 3 आया है और 1 बार 5 आया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए जब एचसीएफ हम निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए दिया है जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होंगे, जो दोनों में होंगे, ठीक है। दोनों में देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर 3 है, ठीक है, इस प्रकार से। या तो फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 2 3 बार आया है, घात के रूप में लिख लेंगे इसको, 2 की पावर 3 गुणा 3 एक बार आया है, 3 लेंगे, और 5 एक बार आया है, यहाँ पर 5 लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें देखिए 2 2 बार आया है, 2 की पावर 2 गुणा 3 भी 2 बार आया है, 3 की पावर 2 और 5 एक बार आया है, इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में है, कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन 2 है और यहाँ पर 2 की घात जो सबसे छोटी घात होगी उसे लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुणनखंड की सबसे छोटी घात, तो 2 की पावर 2, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 ये छोटी घात है, इसको लेंगे, 2 की पावर 2। फिर देखेंगे कॉमन क्या आया है, 3 भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनमें देखेंगे छोटी घात किसकी है, ये जो ऊपर वाले में आया है 3, ठीक है, इसकी घात 1 है, तो इसको लेंगे 3। अब 5 आया है, दोनों में एक बार आया है, ठीक है, तो इसको भी ले लेंगे। तो ये आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 यानी कि 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, इसका एचसीएफ आ जाएगा 60। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें उभयनिष्ठ नहीं दिया, ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं देखना, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है, ठीक है, और जो भी छूटेगा उसको भी लेना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर समझेंगे, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 की बड़ी घात इसमें 3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 की घात 2 है और यहाँ पर 3 है, तो बड़ी घात लेना है, तो लेंगे 2 की पावर 3 गुणा, अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो इसको लेंगे 3 की पावर 2 को, 3 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है, ठीक है, इस 5 को भी लेंगे इस प्रकार से। अब ये आ जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, अब 3 की पावर 2 ये हो जाएगा 9 और ये 5, ठीक है। अब देखिए 8 के और 9 की गुणा करेंगे, 8 9 72, या तो इस प्रकार से कर लीजिए 5 8 40, ठीक है, ताकि 0 वाली संख्या आ जाए, गुणा करना आसान हो जाता है, ठीक है। 8 के और 5 ही करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 40 और 40 की जब 9 के साथ गुणा करेंगे तो 4 9 36, तो ये आ जाएगा 360, इसका एलसीएम 360 आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम में संबंध समझेंगे, किस प्रकार का संबंध होता है। जैसे 2 संख्या दी गई होती हैं, दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा और दोनों संख्याओं की गुणा आपस में बराबर होती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे
a गुणा b, ठीक है। ये दो संख्या है a और b, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का जो भी गुणनफल होगा वो बराबर होगा संख्याओं के HCF गुणा एलसीएम के बराबर, ठीक है। तो इसमें ये संबंध होता है। तो चलिए जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो चलिए, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर अवश्य लिखें जय हिंद का, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।